आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज 20वां दिन इंटीग्रेशन टू मास्टरी हम करके आए थे। और मास्टरी टू इंटीग्रेशन यानी कि जो हम प्रवीणता सीख रहे हैं इसे कैसे आचरण में लाया जाए, इसकी आज 20वां दिन में हम एक खास जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। और यह जो योग के लिए कहा जाता है कि आपने अगर श्वास को देखना सीख लिया तो आप अपने जीवन को भी देख सकते हैं। श्वासों पर नियंत्रण कर लिए तो आपने अपने आचरण पर, मन पर और फिर परमात्मा तक की यात्रा भी आपकी सुगम हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम को बखूबी समझें। यह समझें कि इस सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं और अंग क्या होते हैं। साथियों, अंग मूलतः ये हमारे जो शरीर के प्रथम यूनिट होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं, सेल। ये सेल से निर्मित होते हैं। सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज कहते हैं और ये खास किस्म के टिश्यूज एक अंग का निर्माण करते हैं और कुछ अंग मिलके एक व्यवस्था तंत्र, सिस्टम बनाते हैं। और कुछ अंग तो ऐसे हैं कि कई सिस्टम में भी साथ साथ काम करते हैं। तो इन अंगों का नाम जानना जरूरी है। ये अंग किस तरह से इनकी कार्य प्रणाली है, इन अंगों में क्या खराबियां आ जाती हैं, अगर खराबियां आती हैं तो उनके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। अगर सिम्टम कुछ दिख रहा है तो इनके डायग्नोसिस कैसे किया जाए, फिर इनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, इनके रोकथाम अगर करना है तो रोकथाम कैसे किया जाए, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए। और योग जो हम कर रहे हैं, हमारा केंद्रीय भाव यही होगा कि योग से हम अपने श्वसन तंत्र को किस तरह से सशक्त कर सकें ताकि जो रोग हम जानने जा रहे हैं आज, ये सब की चपेट में हम नहीं आ सके। और योग कर रहे हैं तो बिल्कुल अवेयरनेस के साथ कि किस तरह से हम श्वसन तंत्र के किस अंगों को हिट करने जा रहे हैं, उन्हें मालिश करा रहे हैं, मसाज करा रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, आखिर होता क्या है। तो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट हम लोग के अंदर इनकलकेट होगा ताकि कल ऐसा ना समझें कि योग होता है, बाबा जी कहते हैं कि योग सब कुछ कर देता है। आप खुद साबित करने की स्थिति में हो कि हाँ, योग से ये फायदा है। सभी को आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आप सभी को सादर प्रणाम। और मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का स्वागत करता हूं और स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन डे 19 में। आज का हमारा विषय जानते हैं, यह केवल एक अध्याय नहीं होगा, यह हमारे जीवन की हर सांस से जुड़ा हुआ विज्ञान होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। हम दिन में लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं, पर सच बताइए, क्या हमने कभी समझा कि हर सांस के पीछे कैसी अद्भुत व्यवस्था काम करती है? कैसे नाक, हमारी श्वास नली, फेफड़े और करोड़ों एलुवेली एक टीम की तरह ऑक्सीजन को अंदर लाकर जीवन को चलाते हैं। हमारी सांसें इतनी सहज है कि हम उन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन एक हल्की सी ब्लॉकेज, थोड़ी सी कमजोरी या किसी पोल्यूशन भरे दिन में होने वाली परेशानी हमें तुरंत याद दिलाती है कि फेफड़े स्वस्थ हों तभी जीवन सुचारू चलता है। और आज के सत्र में हम जानेंगे कैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे मूड, एनर्जी, इम्यूनिटी
और इवन वॉइस तक को प्रभावित करता है। और फिर हम समझेंगे कि योग, विशेषकर प्राणायाम, कैसे फेफड़ों को केवल मजबूत ही नहीं करता बल्कि उन्हें रिट्रेन करता है कि वे अधिक गहराई से, अधिक दक्षता से और अधिक संतुलित तरीके से काम कर सके। आज का दिन ज्ञान, अनुभव और अभ्यास तीनों का सम्मिलन है। रखिएगा, चेस्ट हम शरीर की एक ऐसी प्रणाली को समझने वाले हैं जो हमारी हर भावना, हर विचार, हर क्रिया की नींव है, श्वास। तो आइए आज हम विस्तार में जानेंगे श्वसन प्रणाली। आज का यह सत्र, आप इसे सिर्फ योग सत्र समझने की चूक न करें। यह एक जीवन सक्षम तंत्र को समझने का गहरा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और जागरूक अनुभव होने वाला है। यह रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। स्विच कीजिएगा नेक्स्ट इवेंट में। जैसा कि मैंने बात किया साथियों कि हम हर दिन लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं और यह क्रिया, जानते हैं, इतनी स्वाभाविक है कि हम इसे नोटिस भी नहीं करते। लेकिन यही अनजाना तथ्य सबसे बड़ा जोखिम भी बन जाता है, क्योंकि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, उसी की हमें सबसे कम समझ होती है। और आज का हमारा उद्देश्य है श्वसन तंत्र के हर अंग को समझना, उनके कार्यों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि जानना, समस्याएं क्यों होती हैं उसका वास्तविक कारण पहचानना, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि योग का चमत्कारी प्रभाव, इसे कैसे सीखें। साथियों, सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह प्राण, लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह है। और सांस, जानते हैं, ये वह पुल है शरीर, हमारा बॉडी, मन, हमारा माइंड और आत्मा, हमारा सोल के बीच। और आज के सत्र का पहला हिस्सा में हम देखेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। व्हाट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम? हम सब ने 6-7 से यह पढ़ते आए हैं, और चूंकि मैं जीव विज्ञान का छात्र रहा हूं तो मुझे यह महसूस हुआ कि हम सबों को इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उस समय तो पढ़े थे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए, लेकिन आज हम यह श्वसन तंत्र जानेंगे अपने व्यवहारिक पहलू को, न कि इसके सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को। जानते हैं साथियों, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम वह तंत्र है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, और हमारी सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कोशिकीय श्वसन होती है ना, इनको संभव बनाता है। और यह ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन का मूल आधार है। बिना हवा, आप कल्पना कर सकते हैं, कुछ मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए इसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सांस ही हमारा जीवन है, लेकिन जानते हैं कि ऐसा क्यों है? सांस हमारे 3 स्तर पर काम करती है। पहला तो मैं आपको बताता हूं कि शारीरिक स्तर, फिजियोलॉजिकल लेवल। हमारी जो कोशिकाएं हैं ना, 37 ट्रिलियंस की, इनको ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी बनती है, जिसे एटीपी फॉर्मेशन कहते हैं। हमारे शरीर की मरम्मत होती है, और ये जो विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिन्स, ये सब बाहर निकलते हैं शारीरिक स्तर में। और अगर मैं साइकोलॉजिकल लेवल की बात करूं, मानसिक स्तर की, तो हमारा मन शांत हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन संतुलित हो जाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, और हमारा आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल, जो ब्रेथ है, एक जीवित शक्ति का प्रवाह आ जाता है, प्राण ऊर्जा का विस्तार हो जाता है, ध्यान की गहराई प्राप्त होती है, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस बढ़ती है। और यही कारण है कि योग में कहा गया, सांस छोटी होगी तो जीवन छोटा होगा, और अगर सांस गहरी होगी तो जीवन गहरा होगा। साथियों, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के सभी अंग जानते हैं। सबसे पहला जो हमें दिख रहा है, यह है हमारा नाक, नोज। इसे पहला संरक्षक कहा जाता है, और इसके मुख्य कार्य है एयर फिल्टरिंग करता है, हवा को गर्म करता है, ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं,
और हवा को गीला करना, मॉइस्चराइजेशन करता है। वायरस बैक्टीरिया को रोकता है डिफेंस मैकेनिज्म के तहत। और नाक के अंदर छोटे छोटे बाल जो सीलिया और स्टिकी परत होते हैं, ये म्यूकस होते हैं, ये हर हानिकारक कण को रोक लेते हैं। लेटरल और कई लोग जंप चूक से, गलती से या मजबूरी से, जो भी कारण, माउथ ब्रीदिंग करते हैं, तब क्या होता है इससे जानते हैं? डस्ट अंदर जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, लेटरल आपको और ज्यादा प्यास लगेगा, पूरा कंठ सूखेगा, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा नेसल ब्रीदिंग, नाक से श्वसन सबसे वैज्ञानिक तरीका है। दूसरा अंग है फेरिंग्स, जो कि एयर का पैसेज है। यह नाक और मुंह दोनों से आने वाली हवा को ट्रैकिया की तरफ भेजता है। यह 3 हिस्सों में बटा है, नैसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, आप पूरा खोलिए, लैरिंगोफेरिंग्स। अब यह हवा के साथ साथ खाने को भी संभालता है। पूरा इस एरिया को। और तीसरा होता है लैरिंग्स, जिसे स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स के नाम से जाते हैं। इसको खोलिएगा पूरा। यह आवाज पैदा करने वाला मीडियम में जाइए। सांस और आवाज दोनों का ट्रैफिक कंट्रोलर है। वोकल कॉर्ड्स हवा के दबाव पर वाइब्रेट करते हैं। हाथ को भी। और योगा में उज्जाई श्वास इसी क्षेत्र को अत्यधिक मजबूत करता है। ट्रैकिया, श्वास नली, एयर हाईवे, यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती है, जो इसे खुला रखती है। हवा यहाँ से स्मूथी फेफड़ों तक पहुंचती है। 5वां अंग है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोलिस। यह ट्रेकिया को 2 हिस्सों में बांटती है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। फिर यही कई छोटे नलियों में बांटती है, ब्रोंकोल्स, किक, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं। और इनका काम हवा को फेफड़े के हर हिस्से तक पहुंचाना होता है, हवा की गति को नियंत्रित करना होता है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन को संतुलित रखना होता है। और जब अस्थमा हो जाता है ना किसी को, तो यही नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। और छठा अंग होता है लंग्स, फेफड़े, जिसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेसिंग फैक्ट्री। ये हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। हमारे जानते हैं साथियों, 2 फेफड़े होते हैं, लेकिन दोनों समान नहीं होते। राइट लंग्स बड़े होते हैं, जिसमें 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग्स 2 लोब्स होते हैं, जो दिल के लिए जगह छोड़ता है, इसीलिए 2 लोब्स है। उसी जगह बच्चे में हमारे हार्ट रहते हैं लेफ्ट साइड। और हमारे फेफड़ों के अंदर मिलियंस टीनी एयर सैक्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं एलिवियोलाई। और ये एलिवियोलाई जहां ऑक्सीजन एक्सचेंज चैम्बर हैं। आप इसे इस तरह से जानिए, ये छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं ना, इन्हीं के जैसा होता है। इनहेल, और यहीं पर असली गैस एक्सचेंज होता है। फेस कवर हो जाना चाहिए ऐसा। एलिवियोलाई में एक्सेल, इनहेल, ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डायनामिक कीजिए। और इनकी संख्या जानते हैं, 30 से 50 करोड़, यानी कि 300 to 500 मिलियंस होते हैं। और COPD और स्मोकिंग क्या करती है जानते हैं? इन्हें ही नष्ट कर देती है। अब आप जान लीजिए कि अगर धूम्रपान मदपान कर रहे हैं तो आप इन्हीं एलिवोलाई को डैमेज कर रहे हैं। और 8वां अंग होता है डायफ्राम। यह मुख्य श्वसन मांसपेशी है, प्राइमरी ब्रीदिंग मसल्स है ये। और यह सांस लेने की सफाई, गहराई और गुणवत्ता निर्धारित करता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो डायफ्राम हमारा नीचे जाता है, फेफड़े फैलते हैं, और जब छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो डायफ्राम ऊपर जाता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं। और योग में हम हर दिन बात करते रहे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि गहरे पेट श्वास, इसी को प्रशिक्षित मैं कराते रहता हूं हर दिन। ये जानते हैं, अगर कमजोर डायफ्राम होगा तो इससे हमारे सैलो ब्रीदिंग हो जाएंगे, और सैलो ब्रीदिंग से एंजाइटी आती है, और एंजाइटी से फटीग होता है, और फटीग से ऑक्सीजन शॉर्टेज होते हैं। तो इस तरह के लूप हैं। ऐसे लाइन कीजिए बॉडी को। 9वां अंग है इंटरग्राउंड के लेवल में मांसपेशियां। लाइन कीजिए। ये मांसपेशियां जो हड्डी का, इसको एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करवाती है। थोड़ा देर फाइनल पोजीशन बनिए। अगर ये राइट हो तो सैलो ब्रीदिंग,
स्टिफनेस, Inhale करके ब्रेथलेसनेस जाइए बाहर। जल्दी हो जाता है। Inhale। और योग का जो हम लोग हर दिन Exhale चेस्ट को करके एक्सपैंड वापस। करने की बात करते हैं, इनहेल। ये चेस्ट एक्सपेंशन ब्रीदिंग इन्हें खोलता है। रिब केज को वाइड करने बोलता हूँ, फ्लेक्स करने। और 10वां अंग है प्लूरुरा, जिसे डबल लेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह फेफड़े को प्रोटेक्ट करती है और फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट देती है। विरेचन गति प्लूरल कौन भूल चुके हैं? फ्लूइड होता है। आप तो सीखे ही नहीं तो भूलेंगे ही, फ्लूइड स्वाभाविक बढ़ जाता है ना, सांस फूलने लगते हैं। विरेचन गति याद है? तो अभी तक हमने जाना साथियों, विरेचन गति फुल हमने फ्लेज। नाक के बारे में, फायरिंग्स के याद बारे है में, ना? स्वर यंत्र विरेचन के गति। बारे में, श्वास नली, मुख्य मैं एक बार नलिकाएं, करके सूक्ष्म दिखाता हूं। नलिकाएं, फेफड़े, ये देखिए एलिवोलाई, डायफ्राम और एक पाजर की मांसपेशियां, प्लूरा। एक्सेल और टोज जंप। अब हम जानेंगे इन मैं एक बार अंगों दिखाता को अगर हमने जान लिया तो हम ऑर्गन Normal वाइज था। डिटेल्ड रोल इनके क्या हैं, क्या फंक्शन है, यह जानेंगे। यहाँ सबसे पहला तो नाक के बारे में जानिए। ये जानते हैं, इसे आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट यहाँ एयर हिट कीजिए, यहाँ प्रोसेसर हिट है। कीजिए। नाक यहाँ केवल हिट हवा का कीजिए। रास्ता नहीं है, हाँ यहाँ यह पर एक हिट वैज्ञानिक कीजिएगा। उपकरण है साथियों। हाँ यह फिल्टरिंग करता है, धूल, बैक्टीरिया, वायरस, पोलन को रोकता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, नमी बनाए रखता है हमारे शरीर में, हवा को 98% तक मॉइस्ट बना देता है ताकि फेफड़े सूखे ना, और वार्मिंग भी करता है, गर्म करता है, बाहर की हवा ठंडी हो, गर्म हो, नाक उसे इंस्टेंटली 37 डिग्री के आसपास ले आती है। दोनों पैर साथ और साथ, हमारी अलग जो होने से घ्राण कमजोर हो शक्ति जाता है, है। इंद्रियां, स्मेल, दोनों पैर साथ कीजिए। ये ओल्फैक्टरी सिस्टम है, कोशिश कीजिए जो दोनों सुगंध, साथ रहे। भोजन, साथ चेतावनी, रहने से संकेत लैंडिंग पहचानाता है। मजबूत होता है। अकेला नाक ऐसे को हो गया ना तो प्राकृतिक एयर कंडीशनर, नेचुरल एयर कंडीशनर कहा जाता है इसी वजह से। और दूसरा अंग जो मैंने बात किया, फायरिंग्स, द डिसीजन चैम्बर इसे कहते हैं। यह हवा और भोजन दोनों को संभालने वाला जंक्शन है। कभी कभी हम लोग सड़क जाते हैं ना, इधर का उधर चला जाता है, हवा को ट्रेसेस की ओर भेजना, ट्रेकिया की ओर भेजता है हमारे भोजन को, और इसोफेगस की ओर जंक्शन है, क्रॉसिंग है, इसे ट्रैफिक कंट्रोलर चैम्बर भी आप कह सकते हैं। और तीसरा है लैरिंक्स, स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स, जिसे कहते हैं गार्जियन गेट है, या वोकल कोट्स होते हैं यहीं पर। ये कोट्स हवा के दबाव पर वाइब्रेट होकर आवाज बनाते हैं, और ये लैरिंक्स वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, एयर वेव प्रोटेक्ट करते हैं, कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेशन करते हैं, सिर्फ लेफ्ट से एयर स्विचिंग, 50 टाइम्स ब्रीदिंग कंट्रोल है, एक्सेल इन्हें यही करते हैं। किसी भी इरिटेंट पर यह रिफ्लेक्सिबली क्लोज हो जाती है ताकि हार्मफुल पदार्थ फेफड़ा में न जा पाए। और चौथा अंग की मैंने बात किया, ट्रेकिया, श्वास नली, हाईवे टू लंग्स है ये। नेशनल हाईवे होता है ना, इसी तरह से हमारे शरीर का ये नेशनल हाईवे है। यह एयर कंडक्शन का मुख्य मार्ग है। यह हवा को स्मूथ फ्लो देता है, डस्ट रिमूवल सिस्टम 50 हो जाए तो स्विच कर लीजिए, चलाता है, एयर वे ओपन रखता है कार्टिलेज रिंग्स को। ट्रेकिया के बिना हवा कभी भी सेफ तरीके से लंग्स तक नहीं जा सकती। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोल्स ये हवा को लंग्स के हर कोने में पहुंचाते हैं। एयर डिस्ट्रीब्यूशन, एयर फ्लो रेजिस्टेंस कंट्रोल, इन्फेक्शन डिफेंस, और ब्रोंकोल फंक्शन, गैस एक्सचेंज जोन तक हवा पहुंचाना, स्मूथ मसल के जरिए एयर फ्लो कंट्रोल। अस्थमा में यही मसल अब लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इनका स्वास्थ्य ठीक है, दोनों हाथ को रेडी रखिए, क्वालिटी को तय करता है। लेफ्ट से लिया और राइट बंद कर लेंगे। सेम हमने बात किया लंग्स की, जिसे एनर्जी फैक्ट्री हमने कहा। यह गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जानते हैं लंग्स में ब्लड वेसल का ऐसा नेटवर्क है जिसमें 1 सेकेंड में लाखों मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं। और अलुविली, ये रियल ऑक्सीजन रूम है, यहाँ होता है जीवन का असली जितना लेन-देन। लंबा हो सके, जितना लंबा इन्हीं अलुविली के अंदर हवा, अलुवियल के बाहर होते हैं, और खून की कोशिकाएं जो कैपिलरीज हैं, दोनों के बीच गैस अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है। इनकी दीवारें इतनी पतली होती है कि इन्हें वन सेल लेयर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और फिर मैंने बात किया डायफ्राम का, ये प्राइमरी ब्रीदिंग मसल है, यह सांस का जानते हैं इंजन है। रिलैक्स,
सांस अंदर लेने पर नीचे जाता है, लंग्स फैलते हैं, और सांस छोड़ने पर संपूर्ण ऊपर जाता चक्र है। हुआ, एक चक्र हुआ है पूरा, यानी लंग्स चक्र में हम सिकुड़ते हैं, उन्हें स्प्रिंग जैसा ही करता है। 50 टाइम फेफड़ों में निगेटिव प्रेशर बनाता है, गहरी सांस का 70% काम करता है। और जब वीक डायफ्राम हमारे हो जाते हैं ना, तो सैलो ब्रीदिंग हो जाएंगे, लो ऑक्सीजन हो जाएंगे, और फिर फटीग हो जाता है। और हम लोग हर दिन योग में इसे सबसे अधिक ट्रेन किया जाता है, इन्हीं डायफ्राम को ही। हमने बात किया इंटरकोस्टल मसल्स, यह रिब केज को एक्सपैंड कंट्रैक्ट करती है ताकि हमारे लंग्स को पूरी जगह मिल सके। इनका टाइट होना एंजाइटी और शॉर्ट ब्रेथ का बड़ा कारण है। हमने बात किया प्लूरा का, चेस्ट जो ओपन, फ्रिक्शन फ्री कर्टेन की तरह काम करते हैं। यह फेफड़ों को जितना सुरक्षा और स्मूथ मूवमेंट देता है। हाथ सीधा, यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए ना, आंख बंद, आंख बंद, तो फिर पूरा प्लेट्यूरिस, 5-6 सांस, शार्प पेन विथ ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस ओपन कीजिए रिब हो केज। जाते हैं। हाँ, श्वसन कैसे होता है, अभी तक तो हमने बात किया Left है कि exhale। सारे अंग क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, है ना। लेकिन ब्रीदिंग फिजियोलॉजी जो है, ये कैसे होते हैं जानते हैं? काउंटिंग कीजिए, इस 50 प्रक्रिया में एक्सेल फ्रॉम मुख्य लेफ्ट। 3 स्टेप हैं। जो पहला स्टेप है उसे वेंटिलेशन कहते हैं, और यह 2 मूवमेंट का संयोजन है। आंख बंद रखिए। पहला इनहेलेशन, सांस लेना, हर दिन हम बात करते रहते हैं। इस टाइम क्या होता है, हमारा डायफ्राम नीचे होता है, रिब्स बाहर होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होते हैं, और लंग्स में निगेटिव प्रेशर बनते हैं, जिसके वजह से हवा अंदर जाते हैं। और दूसरा मूवमेंट होता है एक्सहेलेशन, सांस छोड़ना, निश्वास। डायफ्राम इस समय ऊपर की ओर हो जाता है, रिब्स रिलैक्स हो जाते हैं, कीजिए अब राइट से, चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर हवा बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक्सेलेशन पैसिव होता है? हाँ साथियों, 70% तक यह एक्सेलेशन पैसिव होता है, और योग में हम इसे एक्टिव कंट्रोल्ड एक्सेलेशन बनाते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ ना कि लंबा एक्सेल कीजिए, 1 to 4 लंबा, और लंबा जितना लंबा कर सकते हैं, आपका फोकस एक्सेलेशन पर होना चाहिए। इससे हमारे लंग कैपेसिटी तेजी से बढ़ती है। और दूसरा चरण है इसका गैस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन CO2 का विनिमय। यह एलुवेली और कैपिलरी के बीच होता है। इसमें शामिल होते हैं डिफ्यूजन, विसरण, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, PO2 और PCO2 बैलेंस होते हैं, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग होते हैं, और यह हवा में ऑक्सीजन एलुवेली में पहुंचाता है, खून की पतली कोशिकाएं तक पहुंचता है, हीमोग्लोबिन इसे पकड़ लेता है, शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है, CO2 उल्टी दिशा में बाहर निकल जाता है। ये हमारे लंग्स कैपेसिटी को सीधा डबल करता है, सीधा डबल 200%। तो हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी बनाते हैं, जिसे कहते हैं रोल्ड बैक, एडिनोसिन ट्राइफोसेट। ये प्यूबिक को आगे कीजिए, प्यूबिक को आगे की ऊर्जा है, ग्लूकोज के बिना कोई भी शरीर क्रिया संभव नहीं हो सकता। ये यहाँ क्या ना, लंग्स को और ज्यादा जगह मिल जाता है, ऊर्जा है, तो हमारी वापस यहाँ से ऐसे घुमा के आइए, ऐसे। कई लोगों को आपने देखा होगा साथियों, यहाँ के पूरा इसको जगह दीजिए, हो जाती है चेस्ट को। क्यों? अब व्हाई ब्रीदिंग बिकम्स वीक? तो ये जो सांसों की गुणवत्ता जो है ना खराब होने के आपको पुअर कारण, कुछ कारण बताऊंगा मैं। पहला तो है कि पुअर पोस्चर, झुकी हुई रीढ़ ऐसे करके बैठते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा फेफड़ा कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और फिर हम सैलो ब्रीदिंग, जो छिछला है ना ऊपर ऊपर गला वाला, ये लेने लगते हैं। और फिर क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी में अगर हम रहते हैं, तब भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे शॉर्ट ब्रेथ पैटर्न मिल जाते हैं। आंख बंद। अगर हमारा जीवन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल बैठे हुए, जहाँ कम एक्टिविटीज है, वीक डायफ्राम हो गए, तो लोग लंग कैपेसिटी हो जाएंगे। और अगर पोल्यूशन, प्रदूषण जो है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, इससे हमारे एयरवेज, जो हमने बात की एलुवेलाई का, ये एयरवेज इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, वहां सूजन हो जाते हैं,
और जिसकी वजह से ब्रोंकियल नैरोइंग हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा भी हैं, आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाता है, तो ये ओसीटी भी एक मुख्य कारण है, जहाँ की हमारे डायफ्राम मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं मोटापा की वजह से, और चेस्ट एक्सपेंशन भी लिमिटेड हो जाते हैं मोटे लोगों का। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो मैंने बात किया है कि एल्वेओलाई डैमेज हो जाते हैं, जिससे परमानेंट लंग डिस्ट्रक्शन, जिसे सीओपीडी के नाम से जाना जाता है। और इसके कारण है लैक ऑफ माइंडफुल ब्रीदिंग भी। हम दिन भर मैकेनिकल ब्रीदिंग करते हैं जहाँ की क्वालिटी जीरो होता है। इसीलिए योग कहता है सांस को साधो, जीवन को साधो। मैं हर बार बोलता हूँ कि सांस को ध्यान दीजिए, सांस को ऑब्जर्व कीजिए, रीड कीजिए। इसी वजह से एक बंद मुख्यतः ब्रीदिंग पैटर्न जो होते हैं, जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होते हैं चेस्ट ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं ऊपरी श्वास। ये क्या होते हैं? सैलो होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, ऑक्सीजन कम होते हैं, इसमें फटीग होते हैं, एंजाइटी बढ़ाता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। ये ब्रीदिंग पैटर्न मॉडर्न लाइफ स्टाइल की देन है साथियों। वहीं पर जो दूसरी है, जो योग बताता है प्रशिक्षित मैं हर दिन कर रहा हूँ आपको, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, गहरी पेट श्वास। आप इस तरह से समझिए, यह डीप होता है, काम होता है, ऑक्सीजन रिच होता है, स्ट्रेस रिलीज करता है, एनर्जी बढ़ाता है, हार्ट रेट स्टेबलाइज हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और लाइफ फोर्स बढ़ जाते हैं। और हम जो सीखते हैं हर प्राणायाम इसी ब्रीदिंग पैटर्न को मजबूत करता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बॉडी मेंटेन, हम हर दिन बात करते रहते थे। आज आपको विस्तार से पता लगेगा कि आपको योगिक रिस्पिरेशन सिखा। हमारे फेफड़े की क्षमता जानते हैं? चिकित्सा विज्ञान में फेफड़े की लंबा 5 क्षमताएं मापी जाती है। पहला तो बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, सामान्य सांस मात्रा। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अतिरिक्त सांस लेने की क्षमता। तीसरा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अतिरिक्त सांस छोड़ने की क्षमता। चौथा होता है रिजिडुअल वॉल्यूम, यानी फेफड़ों में रह जाने वाली बची कुची हवा। आदमी देखिए कैसे मैं सांस। वाइटल कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल कार्यात्मक क्षमता। देखिए और नियमित योग अभ्यास इस वाइटल कैपेसिटी में 15 से 30% तक वृद्धि कराता है। आज हमने जाना साथियों, आज के 19वें दिन देखिए फिर से देखिए श्वसन तंत्र के सभी अंगों के कार्य क्या हैं, सांसों की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, गैस विनिमय कैसे होता है, फेफड़ों की क्षमता कैसे नापी जाती है, शैलो वर्सेस डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग वीकनेस के कारण क्या हैं, श्वसन तंत्र के जो रोग होते जाते हैं, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि रोग ना हो, उनके लक्षण, उनके डायग्नोसिस में ये उनके ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर क्या है जानते हैं? ये अगर आप नहीं जाने तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना। इसीलिए हम यहाँ पर लाइए रिस्पायरेटरी सिस्टम के रोग है, इसकी दृष्टि से अब हम समझेंगे। और यह ज्ञान केवल डॉक्टर बनने के लिए नहीं है, आप लोग यह आपके अपने जीवन की रक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है और आपके योग साधना की पूर्णता के लिए है। हम लोग कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसल्टेंट नहीं बनने जा रहे हैं। ये देखिए हो रहा ना। तो यह जानिए साथियों की रिस्पायरेटरी डिजीज जो होता है ना, मूलतः 2 प्रकार की होती है। ये देखिए ये मूवमेंट, पहला तो होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, यानी कि ऊपरी श्वसन मार्ग, जिसमें हमारे नोज हो गए, साइनस हो गए, थ्रोट हो गए और लैरिंग्स। और दूसरा हिस्सा जो है अंदर वाला लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, नीचे का श्वसन मार्ग, जिसमें ट्रैकिया है, ब्रोंकी है, ये मूवमेंट नहीं हो रहा, सर का भी हो रहा, देखिए सर का हो रहा। तो ये सब का रोग अलग अलग होता है। राइनिटिस, ये देख जो नोज इन्फ्लेशन कहलाते हैं, ये होते हैं एलर्जी से, वो पोलन डस्ट पेट से हो गए, इन्फेक्शन से हो जाते हैं, चाहे कोल्ड हो या वायरल हो, इसको एब्डोमिनल पोल्यूशन से हो जाते हैं, टेम्परेचर चेंज से हो जाते हैं, ये नोज इन्फ्लेशन जो हो जाते हैं, ये नाक चलता है, राइनाइटिस। और इसके लक्षण होते हैं नाक बहना, छींके आना, कंजेशन होना, एकदम भरा भरा लगेगा, बर्निंग सेंसेशन होंगे, वाटरी आंख भी देखते हैं ना, कभी कभी सर्दी इतना हो जाता है वाटरी आइज हो जाते हैं।
और इनको ये देखिए, डायग्नोसिस कैसे किया जाए, तो ये क्लिनिकल टेस्ट को मैं कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं कर रहा हूँ। करना पड़ेगा। एलर्जी टेस्टिंग होते हैं इसके, ये देखिए, नसल ये हो रहा ना, बिना चेस्ट एंडोस्कोपी कर दिए होते हुए। हैं, उससे पता लगता है कि ये हो रहा कितना ना, ड्रिप हुआ। और ये अगर होना मैं चाहिए, ट्रीटमेंट हाँ। की बात करूं हाँ। तो एंटी एलर्जी सर का बिल्कुल मेडिसिन सही। देते हैं, नसल सेलाइन वाश ये- कराते हैं, स्टीम कीजिए। इनहेलेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। और एलर्जी ये जो हैं बिना इन चेस्ट लोगों- मूव किए। इन सबों से हमें बचना है। ये देखिए, और कभी कभी स्टेरॉइड भी दिया जाता है ट्रीटमेंट में। हाँ अब पकड़ा है। और ठीक अगर है, हम अब चाहते हैं यही मूवमेंट कि जब इनहेल करेंगे rhinitis, तब होगा। जो नोज इन्फ्लेमेशन दिखाता हूं, ये है, देखिए। ये हमें ना हो, ये देखिए, और जब तो एक्सेल इसके करूंगा, प्रिवेंशन के एक्सेल, लिए हमें ये देखिए, पोल्यूशन मास्क ये चला पहन गया। के रखिए। हम लोग कोरोना के टाइम पहनते थे ना, ये देखिए चला घर को डस्ट फ्री रखिए। अभी एक्सेल ऐसा में नहीं कि हूं। पूरा डस्ट भरा हुआ एक्सेल में वहीं पूरा सो रहे हैं, वैकेट वहीं हो रह रहे हैं। जाएगा, ये पूरा और वैकेट हो योगा जाएगा, ये ब्रीथिंग वाइड हो प्रैक्टिस जाएगा। कीजिए, जो हम लोग हर दिन कर ही देखिए, रहे अभी हैं, जिससे एक्सेल कर रहा हूं हमारे नेजल रेसिस्टेंस जो है ऐसे फिर कम से होता है। इनहेल, दूसरा बीमारी हमारे ये देखिए फुल गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम से Exhale। होते हैं, इन्हें बोलते हैं साइनोसाइटिस। एक्सेल, यह साइनस का प्रेशर बढ़ जाए, मोटा मोटा याद रखिए, यानी कि एक्सेल में चेस्ट headache, खुलेगा, इनहेल में blocked पेट nose खुलेगा, या मोटा ear मोटा इतना pressure याद होता रखिए। है इससे। इसको यौगिक और ब्रीदिंग इसके बोलते हैं। लक्षण है, ये देखिए, फोरहेड पेन, ललाट में यहाँ दर्द रहेगा, हैवी हेड लगेगा, सर भारी भारी जैसा, और थिक म्यूकस हो जाएगा, रिड्यूस यहाँ तक पहुंचाइए, यहाँ तक हो जाएंगे, आपको एब्डोमिनल घ्राण शक्ति जो है, सुनने की क्षमता घट जाएगी। तो इसके लिए डायग्नोसिस जो है सीटी स्कैन, पीएनएस होता है, नसल एंडोस्कोपी होता है। और इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स पूरा दिया ध्यान जाता है, दीजिए। स्टीम लेने को रिकमेंड किया जाता है, धीरे धीरे आदत तो बन जाएगा, धीरे धीरे दिया जाता है। मसल कभी ट्रेन कभी होगा। सर्जरी की भी नौबत आ ऐसे जाती देखिए है। एकदम कि आप इनहेल कर, एकदम रीड कीजिए कि आप और इनहेल तीसरा कर। जो बीमारी है टॉन्सिल की सूज, जिसे बोलते हैं फेरिंगाइटिस या ऐसे टॉन्सिलाइटिस। हाथ लाइए, हाथ लाइए, इसके ऐसे सिम्टम है visualize गला कीजिए में कि आप दर्द inhale कर रहेंगे, रहे हैं। बुखार हो जाएंगे, निगलने में कठिनाई हो जाती है, आपका आवाज बदल जाएगा। और इसके ट्रीटमेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल है तो पूरा लंबा और गहरा, वार्म यहाँ नाभि तक सांस को गर्गल्स पहुंचाइए। करना होता है, हाइड्रेशन पूरा पानी लेना होता है, और एनांगलाइटिस और ये करना vacate होता है। कीजिएगा, और Excel इसको के। बचना चाहते हैं तो कोल्ड आइटम से सावधानी रखिए, क्रोनिक इन्फेक्शन से बचाव धीरे कीजिए। धीरे कंट्रोल हो जाएगा। चौथा जो बीमारी है यह है लैरिंगेटिस, स्वर यंत्र की सूजन। और इसके सिम्टम है पेट आवाज फूलना आपका बैठ जाएगा, बिल्कुल आवाज ही नहीं निकलेगा, सूखापन हो जाएगा। आप अगर ये बोलना देखिए, चाह नीचे रहे आया हैं ना तो हाथ, दर्द यानी कि महसूस इनहेल होगा। करके आया, पेट और फूल आपका गया, कफ अब बिल्कुल ऊपर ले जा रहा हूँ। सूख जाएगा। इसके ट्रीटमेंट ये देखिए, के लिए वॉइस रेस्ट देखिए ऊपर दिया गया, जाता है कि एक्सेल। आपको बात नहीं करना है, ये एक्सेल कंडीशन स्टीम है। इनहेलेशन फिर किया inhale- जाता है, हाइड्रेशन लेना है, और अवॉइड शाउटिंग, चिल्ला के नहीं बोलना। अब हम आते हैं क्या हुआ? लोअर रिस्पिरेटरी डिजीज, जो नीचे के श्वसन मार्ग के रोग है। ये रोग जीवन के लिए अधिक खतरनाक साबित होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, अभी तो छोटा मोटा वाला बात कर रहा था। ऐसे अब ये कीजिए। लोअर वाले में सबसे पहला Rubbing। थमा, Rubbing। यह एयरवेज की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डिजीज है। रबिंग, इसमें क्या अब होता है यही हाथ जानते हैं? नीचे लाइए, हमारे एयरवेज रब करते हुए पतले नीचे हो लाइए, जाते हैं, सकरा हो और जाते यहाँ हैं, फैला लीजिए अंगुली, ब्रोंकी मसल नीचे आएगा तब फैल जाएगा, फैल म्यूकस जाएगा। बढ़ जाते हैं, एयर फ्लो कीजिए, वार्म कीजिए, प्रतिबंधित हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं। ऐसे कीजिए, नीचे आके इनके अगर वार्म हो जाए, सिम्टम की बात फैल करें जाएगा, तो और विजिंग यहाँ clap, सीटी जैसे आवाज clap, आपका हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएंगे, चेस्ट टाइटनेस लगेंगे, नाइट में कफ आ लगेंगे, और दोनों एंजाइटी से। ब्रीदिंग हो जाएंगे। और कान इसके पर। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है जानते हैं? स्पायरोमेट्री, जो फेफड़ों की क्षमता का मापना हो, ये करना होता है। पिक फ्लो मीटर से होता है, ऊपर और एलर्जी टेस्टिंग होता है। ऊपर, इसके अगर इलाज की बात बॉडी करूं स्ट्रेच करके तो इनहेलर, पूरा हाइट दीजिए, जो ब्रोंकोडिलेटर्स के नाम जो से हम भी पानी जाना में जाता करते है, थे। ये लेना होता है। Height। स्टेरॉइड इनहेलर फिर नीचे लाइए, नेबुलाइजेशन नीचे आके फैल जाएगा। किया जाता है। यहाँ और ट्रिगर्स जो हैं जिसके वजह से ये घर्षण सब गति। अस्थमा के लिए है, इन्हें परहेज अब करना clap, 10 clap। ब्रीदिंग ट्रेनिंग, कैसे आपको सही से ट्रेनिंग लेना है। और अगर चाहते हैं कि आप अस्थमा के चपेट में ना आए तो आपको डस्ट फ्री होम रखना पड़ेगा, धूल ना आए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको। घर में कोई स्मोकिंग, धूम्रपान, मदपान से आप बचिए। और कोल्ड एयर एक्सपोजर जो है, इससे भी आपको बचना है। और पूरा बॉडी स्ट्रेच, रेगुलर योगा जो हम लोग कर ही रहे हैं, ये हमारे एयर रेजिस्टेंस कम करेगा। और प्राणायाम इन लक्षणों को 40 से 60% तक कम कर सकता है अस्थमा वाला। हमारे दिन बोलते हैं ना कि अस्थमा घट जाएगा,
और अस्थमा के बाद अगला बीमारी जो आता था लोअर लंग्स का, यह है COPD, जिसे कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के डॉक्टर होते हैं ना, इनको बोलते हैं पल्मोलॉजिस्ट। रिलैक्स। यह मुख्य रूप से COPD जो होता है स्मोकिंग का परिणाम है। यह इरिवर्सिबल आगे डैमेज है, एक बार अगर हो गया ना, एक आगे तो फिर रिपेयर नहीं होगा, रिवर्स नहीं करा सकते। 10 टाइम्स। इसके सिम्टम है क्रोनिक का, बॉडी सीधा रहेगा, स्पुटम प्रोडक्शन होते हैं, ब्रीथलेसनेस आ जाएंगे, रिड्यूस एक्टिविटी टॉलरेंस हो जाएंगे, फटीग हो जाएंगे। और इसे जांचने के लिए जो डायग्नोसिस है, चेस्ट एक्सरे किया अब ये जाता हाथ है, लाएंगे, CT स्कैन किया जाता है, ये चार्ज है हाथ, चार्ज हाथ है, तो देखो स्पायरोमेट्री भी किया जा सकता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए इनहेलर इस्तेमाल होते हैं। अभी हमारा लॉन्ग टर्म चार्जिंग हो गया, एक कान को दे रहे हैं, ब्रोंकोडिलेटर्स कान को चार्ज कर रहे हैं, गोल गोल ऑक्सीजन घुमाइए। थेरेपी किए जाते हैं। हाँ। और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन दूसरे भी दिया डायरेक्शन में जाता है। और अगर आप चाहते हैं चार्ज कि कर रहे COPD हैं, से बचें, ये तो स्मोकिंग पूरा बंद कर गोले से दीजिए घुमाइए। तुरंत, इमीडिएटली। फिर से रिचार्ज कीजिए। COPD का 10 कोई क्लास। पूर्ण इलाज अभी तक नहीं हुआ है। और तीसरा बीमारी जो हम लोगों ने खूब सुना है, इसे बोलते हैं निमोनिया, फेफड़ों के संक्रमण। यह बैक्टीरियल, वायरल, फंगल किसी भी इन्फेक्शन से होता है। इसके सिम्टम जाते हैं, हाई फीवर हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, प्रोडक्टिव कफ हो जाएंगे, ब्रीथलेसनेस हो जाएंगे और रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है। इसके डायग्नोसिस कैसे होते हैं? तो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे डॉक्टर, ब्लड टेस्ट कराएंगे, स्पुटम कल्चर करवाएंगे, तो पता चल जाता है निमोनिया के बारे में। और इसका ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऑक्सीजन भी चढ़ाना पड़ जा सकता है, हाइड्रेशन के लिए सलाइन या पानी ज़्यादा पीना है, फीवर कंट्रोल के लिए किया जाता है। और हॉस्पिटलाइजेशन अगर सीवियर हो गया तो भी हो सकता है निमोनिया। और चौथा जो आज इतने ज्यादा नहीं होते हैं, जोर से भारत ऐसे ने इस पर काफी कंट्रोल कर लिया है, जो ट्यूबरकुलोसिस के नाम से, TB, क्षय रोग, हम सबने खूब सुना है। भारत में अभी भी गंभीर समस्या है और इसके लक्षण होते हैं लॉन्ग टर्म कफ, करीब 3 सप्ताह से भी ज्यादा जब होने लगे ना, तो समझ जाइए कि ये क्षय रोग यानी कि TB हो सकता है। आपके वजन घटने लग जाएंगे, वेट लॉस, बीमार, फीवर हो सकता है, यहाँ नाइट स्वेट, रात में अगर दोनों एक साथ नहीं हो रहा तो बारी बारी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए, अदरवाइज में ब्लड बारी बारी से कर सकते हैं। और इसके डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो CBN-AAT यहाँ पर जो जेन एक्सपेक्ट होते हैं, इससे पता लगता है। चेस्ट एक्सरे करना होता है, माइंटॉक्स टेस्ट होते हैं, स्पुटम टेस्ट होते हैं, ये वाला आर्मपिट बोलते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो 6 महीना ATT थेरेपी करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट मेडिकेशन एडहेरेंस होते हैं। और इससे अगर बचना चाहते हैं ना, तो अर्ली डायग्नोसिस करा लीजिए, जैसे पता लगे ना तुरंत करा लीजिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है और आइसोलेशन होते हैं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन वाला बीमारी है। ये दोनों के बीच हो गया है तो आइसोलेशन होना चाहिए, ऐसे करते हैं। और 5वां बीमारी है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फेफड़ों में फाइबर बन जाना। इसके लक्षण होते हैं ब्रीथलेसनेस और एक्सर्शन, ड्राई कफ, फटीग, नेल क्लबिंग, ऑक्सीजन ड्रॉप। और इसका पता करने के लिए HRCT चेस्ट टेस्ट कराए जाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीफाइब्रोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं, ऑक्सीजन थेरापी किए जाते हैं। लंग्स ट्रांसप्लांट जो कि बड़ा ही रेयर है, इसकी भी नौबत हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि बचना, तो पोल्यूशन से बचिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लीजिए। और छठा बीमारी है प्लूरल इन्फ्यूजन, फेफड़ों में पानी भरना। इसके कारण होते हैं TB, कैंसर, इन्फेक्शन, हार्ट फेलर। और इसके लक्षण होते हैं ब्रीथलेसनेस, चेस्ट पेन, ड्राई कफ। और इसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, प्लूरल टैपिंग कराए जाते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए फ्लूइड रिमूवल होते हैं, ट्रीटिंग अंडरलाइंग बाउल्स। और 7वां बीमारी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में रक्त का थक्का हो जाना। ये बहुत खतरनाक होता है और इसके लक्षण होते हैं सडन ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट रेट, कोलैप्स, मतलब ऊपर भी चले गए, ये भी हो सकता है। इसका डायग्नोसिस के लिए CT
पल्मोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है और ट्रीटमेंट होता है ब्लड थिनर के द्वारा, आईसीयू केयर के द्वारा। यहाँ जो कुछ डायग्नोस्टिक हैं जांच, तो रिस्पायरेटरी डिजीज के जो मुख्य जांच हमने अभी बात किया, इसमें सबसे पहला जो सिंपल है, जरूर ही देते हैं डॉक्टर, चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है, स्पायरोमेट्री है, पीक फ्लो मीटर है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ब्लड गैस एनालिसिस है, स्पुटम टेस्ट है और ब्रोंकोस्कोपी है। एक पल्मोनोलॉजिस्ट इन सब का उपयोग निदान की सटीकता बढ़ाने के लिए करता है। ये सब टेस्टिंग कराएंगे तब पता लगता है। और अगर मैं ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, जो उपचार के मुख्य सिद्धांत, ये अगर मैं बात करूँ तो क्लियर एयरवेज करना होता है, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर से, स्टीम से, हाइड्रेशन से और इन्फ्लेमेशन को घटाया जाता है, जो कि स्टेरॉइड से, एंटी एलर्जिक से या लाइफस्टाइल से जो भी कर सकते हैं, ठेलेंगे। और इन्फेक्शन को हटाया जाता है, घटाया जाता है। स्कल पर जोड़ आएगा ऐसे, ये कैसे होगा इन्फेक्शन? तो एंटीबायोटिक्स से, एंटीवायरल से, एंटीफंगल से, इसको फिक्स कर लेंगे, ये फिक्स हो गया। और लंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव कराया जाता है। यही है उपचार के सिद्धांत। बॉडी हिले ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, चेस्ट फिजियोथेरापी, योग, प्राणायाम। अब आगे से सपोर्ट पल्मोनरी, पीछे से ठेलेंगे, रिहैबिलिटेशन, पीछे से ठेलिए, कंप्रेस करना खोपड़ी को, ऐसे जैसे खोपड़ी रबर हो। और इम्यूनिटी बूस्ट करना होता है, जो कि कैसे होगा? हेल्दी डाइट से, एडेक्वेट स्लीप से, कर लेंगे, आगे स्ट्रेस मैनेजमेंट से। और अगर मैं रोकथाम की बात करूं, प्रिवेंशन का, तो पोल्यूशन से आपको बचना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, इंडोर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, एयर प्यूरिफायर रखने पड़ेंगे और स्मोकिंग जेंटल छोड़ना ही पड़ेगा। यह आपके लिए बड़ा कड़ा कदम और बड़ा कदम भी हो सकता है। और रेगुलर योगा जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं आज इस सेशन में, हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ब्रीदिंग मसल को मजबूत करता है। ये रेगुलर योगासन हमारे पोस्चर को सुधारता है, चेस्ट एक्सपेंशन इंप्रूव होते हैं, और हाइड्रेशन जो कि मसल को क्लियर करता है। और जब हाइड्रेटेड रहेंगे ना, जब पानी आप पिएंगे पर्याप्त मात्रा, तो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम भी ब्लैक मार्क हो जाता है आंख में। होम हाइजीन भी हम कर सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पर, जहाँ डस्ट है, फंगस है, माइट्स, इन सबों को मार्क हो जाता है आंख के नीचे, हमें कंट्रोल करना है, गंदा संदा से बचना है। ये वाला। और ब्रीदिंग अवेयरनेस, हमेशा माइंडफुल ब्रीदिंग लेना है, अपने सांसों को ध्यान देना, दुनिया पर हाथ मत ध्यान मत दीजिए, अपने सांसों पर। यहाँ लाइन रहता है ना हमारा नेचुरल लाइन। ये अब हम जानेंगे कि ये योग, जो हमारा योग सत्र है, 19वां दिन है, ये नाक से ऐसे, यह हमारे श्वसन तंत्र पर किस प्रकार अद्भुत प्रभाव करता है। क्यों मैंने ये टॉपिक सुना? मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप लोगों को कोई डॉक्टर बनाने नहीं जा रहा हूँ। आप लोग योग, मैं हर दिन बोलता हूँ कि रिस्पायरेटरी सिस्टम बेहतर करता है। ये कैसे करता है? ये वाला ऐसे काटिए। मैंने सोचा कि आपको साइंटिफिकली बता दूं। ठुड्डी वाला, जैसे हम सेविंग कर रहे हो यहाँ। और जानते हैं, ये वाला हम सब मानते हैं कि योग केवल हमारे शरीर की हरकत है, ये नहीं है। वही ये वाला, यह हमारे श्वास, ब्रेथ, प्राण, वाइटल लाइफ फोर्स है, और मन, माइंड, इन सबों को शुद्धिकरण है योग। एक रिस्पायरेटरी स्पेशलिस्ट जो है, उनसे मैंने बात किया तो पता लगा कि दुनिया में कोई भी दवा, कोई भी उपकरण, ऐसे कोई भी इनहेलर उस स्तर तक फेफड़े को नहीं खोल सकता जितना नियमित योग कर देता है। आप कितना पैसा खर्च कर लेंगे? देखिए ये भी नॉर्मल है, देखिए इसके एट पार, योग के एट पार नहीं होगा। फिर नॉर्मल, योग हमारे लंग्स को केवल ठीक नहीं करता, यह हमारे लंग्स को ऑप्टिमाइज करता है, सिर्फ रिपेयर नहीं करता, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है साथियों। योग से हमारे स्वतंत्र तंत्र फिर मुख जो मिलने वाले, अगर मैं वैज्ञानिक लाभ की बात करूं, तो जो मैं अभी तुरंत बोल रहा हूं कि लंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, कुल क्षमता को बढ़ा देती है। ये कैसे होता है? तो जब हम योग करते हैं तो हमारे वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व, जिसकी मैंने बात किया था अभी अंग का, ये सब बढ़ते हैं। और जब हम गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग, तो हमारे फेफड़े को पूरी तरह इन्फ्लेट करती है, पूरा
हमारे बाल को फेफड़ों के tap कीजिए। कोलैप्स्ड एलुवेलाई जो है पूरा बाल। दोबारा खुलते हैं, री एक्सपेंशन होते हैं और इससे Gentle। हमारे फेफड़ों की सामर्थ्य Gentle। 20 to 25% Complete, तक दोनों हाथ बढ़ से। जाती है नियमित अभ्यास अगर करते हैं योग से। ये गैस एक्सचेंज जो बोला था ना, इनकी गुणवत्ता Gentle, बहुत कस के नहीं, एकदम प्यार। इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो एलुविलर वाल्व में इलास्टिसिटी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन, CO2 रिमूवल बेहतर होता है, जिससे हमारे ब्लड ऑक्सीजन लेवल SpO2 ललाट पर टैप कीजिए, स्वाभाविक रूप से बढ़ता है यहाँ और हमारे शरीर में हाइपोक्सिया कम होती है, एकदम जिससे gentle, थकान, ज्यादा नहीं, चक्कर, नहीं तो लाल हो कमजोरी ये जाएगा। सब घटते हैं। पूरा मैं बार बार जैसे बात पेंटिंग करता हूँ करते हैं, डायफ्रामेटिक छोड़ते नहीं हैं। ब्रीदिंग का। यह डायफ्राम मजबूत होता है, डायफ्राम स्ट्रेंथनिंग होते हैं। योग में जब हम करते हैं ना तो हमारे बेली ब्रीदिंग लेता हूँ, है ना, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, इससे हमारे डायफ्राम की मोबिलिटी बढ़ती है। और एक मजबूत डायफ्राम का मतलब समझते हैं, बेहतर श्वास, क्षण कम मुक्ति मुद्रा सांस याद है फूलना, ना, अधिक स्टेमिना क्षण जिसे मुक्ति इंडोरेंस मुद्रा। बोलते हैं, बेटर एथलेटिक परफॉर्मेंस। और इससे हमारे रिस्पायरेटरी रेट है, श्वास की गति भी धीमी होती है। जब धीमी होती है ना तो गहरी सांसें होगी, हार्ट रेट कम करती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करती है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। यह हमारे शरीर को हीलिंग स्टेट में मुंह से ले inhale, जाती है। पूरा मुंह फुला जिसे लीजिए, योगिक toes साइंस में together। कहते हैं प्राण शांत तो हमारा मन शांत। हाँ, मुंह पूरा फुलाइए और यह हवा भरिए, मुंह में पीक भरिए। एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इंप्रूव करता है, जिससे आंख बंद, PEFR आंख बंद रहेगा, बढ़ 100%, जाता आंख है। मत खोलिएगा, बीच में बिल्कुल मत आंख खोलिएगा। अस्थमा या एलर्जी वाले रोगियों में योग से ब्रोंकाइलर ट्यूब्स जो हैं, ब्रोंकाइलर ट्यूब्स, इसकी स्टिफनेस को घटा देता है, एयर फ्लो रेसिस्टेंस को कम कर देता है, एयरवे स्मूथ मसल रिलैक्स जितना बर्दाश्त हो रहा, इससे 8 into 2 करेंगे। बेटर पल्मोनरी। सबका टाइमिंग अलग अलग होगा, होल्ड कीजिएगा, होल्ड के टाइम जलंधर बंद, हमारे स्ट्रेस हार्मोन होल्ड के टाइम जलंधर बंद, इनको घटाता Chin है to और chest। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शरीर होल्ड का के हर टाइम- तनाव होल्ड के टाइम ऐसे श्वास कर को लीजिएगा। प्रभावित करता है। और थ्रोट को योग भी लॉक तनाव कर को ऐसे लीजिएगा। काटता हाँ, ये है ना, देखिए। जैसे ताजी हवा धुएं को काट देती है। प्राणायाम क्या रिड्यूस करता है जानते हैं? कोर्टिसोल को, जो स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रिनलिन को, इन्फ्लेमेटरी इनहेल, मुंह से साइटोकाइन्स को, होल्ड, इससे ऐसे होल्ड हमारे ये भी लंग्स बंद में कर लीजिए, नहीं तो inflammation जो सूजन होते मुंह हैं, वाला हवा ये पेट में सब चला कम जाएगा, हो वो भी जाते रोक लेना है। अस्थमा, Mainly ये face COPD, का exercise एलर्जी, है, face में glow के लिए, यहाँ रुकना ये सब जो चाहिए। मैंने बीमारी के ऐसे बारे कर में भी लीजिए, डिटेल से होल्ड के टाइम बताया, ऐसे कर लीजिए। ये सब में राहत मिलता है। ये भी बंद कर लेना है। और कौन सी योगा मुंह में ही रखना। प्राणायाम अगर आपको श्वास श्वसन तंत्र को सबसे अधिक बेनिफिट पहुंचाना है, नाक से छोड़ना तो है। कौन सा करना है? नाक से तो हम छोड़ना लोग हर दिन करते हैं अनुलोम विलोम, यानी कि अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, बंद करने का ये जो कि हमारे यहाँ से नर्वस कहीं सिस्टम लीकेज को ना हो, बैलेंस लीकेज को हम करता रोकने के है, लिए बंद एलर्जीज जो है इनको घटाता है, नसल पैसेज को खोलता है, ऑक्सीजनेशन को सुधार करता है। ये अनुलोम विलोम बेस्ट फॉर अस्थमा, एंजाइटी, साइनस इशू अगर है तो उसके लिए। और भ्रामरी प्राणायाम जो हुमिंग ब्रीथ हम लोग ने सीखा ना, जो वाइब्रेशन थेरापी कहते हैं, फेफड़ों की अंदरूनी सूजन को घटाती है और क्लिनिकल लेवल पर हवा की गुणवत्ता बढ़ जाती है। रिलैक्स और हम हर दिन करते हैं कपालभाति, सर, रिलैक्स। फोर्सफुल एक्सेलेशन। दो एक्शन है मेनली। पहला एक्शन प्रभाव देखिए, होते हैं, CO2 एलिमिनेशन बूस्ट करता पहला है, inhale। लंग्स कंप्लायंस जो मुंह से है लीजिए। ये इंक्रीज होते हैं, डायफ्राम और मजबूत होते हैं, Hold। एयरवे क्लियरेंस मिलते हैं। जो Hold। लोग धूल, पोल्यूशन, स्मोक में रहते हैं उनके लिए यह नाक वरदान से। है फोर्सफुल फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं ना हम लोग। मुंह नहीं खोलना है, और डिप नाक से, मुंह से लीजिए। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग फेफड़ों नाक की से पूरी कैपेसिटी एक्टिवेट करती ये है। देखिए आ जाएगा धीरे धीरे। हम लोग विरेचन मुंह से गति लीजिए। करते हैं ना, जंप कर करके, तो 90% लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, इसीलिए उनके फेफड़े आधे भी जैसे आधे ही सिगरेट में काम भी तो ऐसे करते ही हैं। करते हैं ना, सिगरेट पीने वाले जानते जब हम होंगे। करते हैं भुजंगासन, तो सिगरेट में भी होता है। कोबरा पोज, तब हमारे छाती जो चेस्ट एक्टिविटीज खुलता है होता है, ये पोस्चर हमारा सुधारता है, जिससे नाक लंग्स से को और ज्यादा स्पेस मिल जाता है। मत्स्यासन किए थे, फिश पोज। अब यही चीज करना है, चीज यही रहेगा। इनहेल, होल्ड, रिब के जोड़ देंगे, होल्ड के टाइम ये कर लेंगे,
और ये जो expansion खुला हुआ है ये सबको बढ़ाता बंद है। कर लेंगे और ताकि गोमुखा ज्यादा संकोच कंप्रेशन को यहाँ फेशियल एरिया फेस में हम क्रिएट लोग करते हैं। 8 कैट काउ सॉलिड करेंगे फुल तो ये हमारे अपर लंग्स हाथ यहाँ लोब्स को पोजीशन कीजिए सक्रिय पहले, करता है। अस्थमा हाथ यहाँ पहले पेशेंट में बड़ा पोजीशन कर ही लीजिए, सबका पोजीशन लाभकारी पता है? होता है ये गोमुखा ये दोनों इधर जाएगा, ये नाक पर और अर्ध चक्रासन ये कान पर, हमने बताया ये सबका बटा हुआ है। हाफ विल पोज ठीक है, और ये ये हमारे ऐसे हो छाती जाएगा में होल्ड के कंप्रेशन कम करता है। पोजीशन कीजिए, ब्रीदिंग इफिशिएंसी इंप्रूव करता है। जब भी हम बैक बेंडिंग करेंगे तो स्पाइन मुड़ेगा तो लंग्स को ज्यादा जगह मिलेगा। अब क्यों जरूरी है लंबा यौगिक जितना ब्रीदिंग? लंबा हो सकता है। तो सबसे पहला तो यह जान लीजिए कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना तो ये सैलो होता है, सतही स्तर होता है और बड़ा जल्दी जल्दी होता है, फास्ट होता है। चेस्ट डोमिनेट होते हैं इसमें और 500 ml एयर इनटेक होते हैं। लो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन भी होते हैं। लेकिन जब हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो यह डिप होता है, स्लो होता है, डायफ्राम ड्रिवन होते हैं और 2 से 3 लीटर एयर इनटेक तक हो जाते हैं, यानी कि 6 गुना तक बढ़ जाते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होते हैं। यौगिक श्वास जो होता है हमारा शरीर को बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। कहते हैं ना कि श्वास बदलिएगा तो जीवन बदल जाएगा। ये रिस्पायरेटरी हीलिंग जो है योगा के थ्रू कैसे होता है जानते हैं? तो ये 4 स्तरों पर उपचार करता है। पहला लेवल में तो क्या है, मैकेनिकल हीलिंग है, जो एयरवे ओपनिंग है, एयरवेज एक्सपैंड हो जाते हैं, म्यूकस फिर नॉर्मल लूज हो जाते सेंटर में हैं, आके नॉर्मल हो जाएंगे, ब्रोंकाइलल ट्यूब्स जो होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। और दूसरे लेवल में केमिकल हीलिंग होता है जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, जिससे साइटोकाइन्स ये घट जाते हैं। ये बेटर नाइट्रिक ऑक्साइड इनो रिलीज होते हैं, लेस एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। और थर्ड लेवल में न्यूरोलॉजिकल हीलिंग, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंट्रोल आते हैं, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम घटते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बीच में आके नॉर्मल होइए ताकि इसको डी-स्ट्रेस होने का टाइम मिले, घटते हैं। और चौथे लेवल में हमारा इमोशनल हीलिंग, जहाँ की पीस, पेशेंस, कामनेस आते हैं। ब्रीथ कनेक्ट्स माइंड और माइंड कंट्रोल्स इमोशन, इमोशन बैलेंस हार्मोन्स। हम यह जान गए कि हमने अपने स्वतंत्र जो श्वसन तंत्र है, इनको रहस्यों को आज केवल आप समझे नहीं है, हमने उन्हें महसूस भी किया है। हम सारी जिंदगी सांस लेते रहे, कोई नई चीज तो है नहीं। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से ही सांस लेते रहता है, लेकिन पहली बार आपने जाना होगा कि सांस केवल हवा नहीं है, यह जीवन का मौन संकेत नहीं है, यह प्राण है, यह शक्ति है, दोनों यह चेतना है। कैप हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, अब फुल डायरेक्शन में सबसे परफेक्ट मशीन है। अब 360 में जाइए। इस मशीन की असली चमक योग से आती है। हर गहरी सांस आपके फेफड़ों को नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल रही होती है। आपके वॉइस को, कंपैशन को, कामनेस को, मेंटल क्लैरिटी को, सब कुछ धीरे धीरे शुद्ध कमर में आइए रहा होता है। और आज का दिन यही कहता है, ब्रेथ विथ अवेयरनेस, हिल विथ ब्रेथ, राइज विथ योगा। तो 19वें दिन का अभ्यास आपको मैं करा रहा हूं। यह एक नई जर्नी है जहां आपका हर श्वास आपका गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। आइए हम अब करते हैं वेस्ट रोटेशन। ये वेस्ट रोटेशन लोअर पार्ट का परफेक्ट टाइम करके स्विच कर देंगे। अब ये ट्रंक रोटेशन। अब ये नीचे स्टैटिक हो गया, नीचे कोई मूवमेंट नहीं होगा, ट्रंक में होगा। ये देखिए नीचे स्टैटिक है, ट्रंक रोटेशन। 4 और आँख खुला रखिएगा, आँख बंद रखने से गिर जाने के डर है, फेंट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज। आँख बिल्कुल ऐसे फोर्सिबली खोल के रखिएगा, नहीं तो गिर जाइएगा, मुझे पता है। आँख फोर्सिबली खोल के रखिएगा। फोर ट्रंक रोटेशन।
लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा जंपिंग कर लीजिए। रिलैक्स। नी रोटेशन 4 टाइम्स सिर्फ। और स्प्लिट एंड रोटेट। एंकल रोटेशन। पहले अप डाउन, फिर साइडवाइज, फिर रोटेशन को जाएगा 360 में क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेग स्विच, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, रोटेशन, बैठने का नहीं है। वज्रासन। यहाँ देखिए, आप लोग सिर्फ देखिएगा। यहाँ देखिए, मैं उठ रहा ना, इसको बोलते हैं पेल्विक एरिया, प्यूबिक बोन, ठीक है। और ये होते हैं टेल बोन, इसको टक करते हैं, ठीक है। और ये पुश करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक लाइन में। ये प्यूबिक को आगे करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैं वज्रासन में हूँ। लोगों का जो पोस्चर हो जाता है ना, आप देखेंगे ऐसे ऐसे टाइप का रहता है। ये आगे निकल जाता है, और जब ये आगे निकलेगा ना, तो निश्चित है कि ये भी पीछे निकल जाएगा। तभी तो बैलेंस होगा ना। शरीर का नेचुरल ऐसा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये भी आगे, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। वो बैलेंस करना है ना शरीर को, तो स्पाइन खुद बैलेंस कर लेता है। तो हमारा पोस्चर क्या होता है, मोटापा हो जाता है। जबकि क्या होता है, एक्चुअल प्रॉब्लम है स्पाइन में, वो बेंड हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे नहीं करेंगे, जो नेचुरल हो जाता है ये वाला पोर्शन, हम इसको आगे करेंगे, पेल्विक वाले एरिया को, प्यूबिक वाले को। तो देखिए, अभी मैं बताता हूँ। देखिए, ये ऐसे करना है। अभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला एरिया आप लोग को बहुत कम क्लियर पता लग रहा होगा, लेकिन आप जब करेंगे तो पता लगेगा। ये देखिए, ये ऐसे कीजिए, ऐसे उठना है। उठिए, ये देखिए, हाँ, ये उठिए, ये वाला चेस्ट आउट, हाँ। ये देखिए, ये पेल्विक को भेजिए आगे, पेल्विक को भेजिए, पेट को नहीं, ये पेल्विक को। आपको देखिए, थोड़ा देर में 2-4 बार करेंगे, महसूस हो जाएगा कि फर्क हो रहा। पेल्विक को भेजिए, ये वाला एरिया को। ये प्यूबिक बोन को आगे कीजिए, ये हाँ, देखिए पता लगेगा। भेजिए, ये एकदम फोकस कीजिए इस एरिया पर, पेल्विक को। ये ऐसे भेजिए, ऐसे भेजिए, ऐसे। ये देखिए, भेजेंगे ना, अपने आप ये अंदर जाता है। हाँ हाँ, नीचे जाके आइए। हाँ, पेट को नहीं भेजना है, पेट को नहीं, ठीक है। पेट को हम भेजने के लिए, पेट तो पहले ही से भेजा हुआ है ही। हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, ये वाला एरिया को, पेट को मत भेजिए, नीचे वाले को भेजिए। हाँ हाँ, ये रिलैक्स। अब इसी के साथ हम हाथ इंटीग्रेट करेंगे
और ब्रीदिंग भी सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल सांस, ठीक है। अब ये मेन मूवमेंट समझ गए। अब हम हाथ दोनों को भी रेज करेंगे और इनहेल के साथ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सीधा हो रहा है, जैसा मेरा हो रहा है वैसा ही आप लोग का भी हो रहा है। मैं अभी कैमरा से दिखाऊंगा। ये देखिए एकदम ऐसे होगा। ये कब होगा? ये नेचुरल है हमारा, देखिए ये नेचुरल वाला है, लेकिन हमें ये वाला लेना है। अभी देखिए मेरा बॉडी देख रहे हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है, अभी वाला या ये वाला? ये ठीक नहीं लग रहा ना, ये वाला ठीक लग रहा। ये नेचुरल हो जाएगा, अभी नेचुरल हमारा ये है, ये हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। इसी के लिए हम ये प्रैक्टिस गढ़े। चलिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, हाथ के साथ करेंगे। जब ऊपर जाएगा तो इनहेल और नीचे आएंगे तो एक्सेल। फोकस कहाँ लेना है? पेल्विक, पेल्विक को आगे भेजना है, इस चीज को फोकस कीजिए, ठीक है। एक्सेल, पूरा पेल्विक पर ही फोकस कीजिए, बाकी अपने आप संभाल लेगा। रिलैक्स, रिलैक्स, वज्रासन में आ जाइए। इससे क्या होगा, हमारा पोस्चरल करेक्शन बोलते हैं, ठीक है, अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। इनहेल। अब हम बालासन में जाएंगे, ठीक है, अंतिम। एक्सेल, 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 एक्सेल। और यहाँ ललाट को, योनि को, हथेली को, और पीछे जो है बट हील पर रहेंगे, ऐसा प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रयास करेंगे तो संभव है। हाथ से ही ठेलिए, हाथ से ना बॉडी को पीछे की ओर ठेलिए। देखिए आप प्रॉपर वज्रासन में भी आ जाएंगे। हाथ से ही ठेलिए, 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 ठीक है। अपना ही हाथ है ना, ये हमारा रबर ही है। इसी को आप स्टिफ बना लीजिए तो पत्थर हो जाएगा, तो हमें पत्थर नहीं बनाना है। पीछे हल्का हल्का ठहरिए, थोड़ी देर रुके रहिए, नॉर्मल सांस वहाँ लीजिए। 6 सांस, 6 सांस पूरी हो जाए तो वापस इनहेल करता हुआ ऊपर, फिर एक्सेल करता हुआ नीचे। यहाँ नेचुरल, ठीक है। ये देखिए अभी प्रॉपर वज्रासन में आइए। पहले प्रॉपर वज्रासन, प्रॉपर, ये देखिए दोनों चिपकना चाहिए, चिपक रहा है ना दोनों, ये वज्रासन कहता है जब दोनों चिपकता है। और चिपकाइए सर, और चिपकाइए, हाँ हाँ। अब यहाँ इनहेल, इनहेल, इनहेल। अब एक्सेल शुरू कीजिए। एक्सेल, 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 एक्सेल। थोड़ा सा डेविएशन ले लीजिए, नीचे जाके घुटना को फैला लीजिए। यहाँ 6 सांस नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। ये बालासन, शशांकासन, रिलैक्सेशन आसन है। जितना हम थके हैं ना, सारे थकावट को दूर कर देगा, हमारे स्नायु को फिर से वापस नॉर्मल कर देगा। इनहेल करता हुआ वापस, और एक्सेल करता हुआ नॉर्मल। एक और लास्ट बालासन कर लेंगे, ठीक है। इनहेल, 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 एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। शरीर को जितना आगे बढ़ा सकते बढ़ाइए। हाथ का हेल्प लीजिए पीछे भेजने के लिए, ठीक है। पीछे भेजिए,
कोशिश कीजिए कि बट आपका हील को टच करे, कोशिश कीजिए। इनहेल 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 इनहेल, वापस रिलैक्स। ओम चैंटिंग, ओम चैंटिंग। नॉर्मल सांस को पहले कर लीजिए, सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कुछ नहीं, नॉर्मल। बॉडी पूरा इरेक्ट, ट्रंक पार्ट इरेक्ट, लोअर पार्ट ग्राउंडेड, बिल्कुल सीधा, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी नहीं, एकदम प्रॉपर अलाइन। Last two. पामिंग, आंख पर रखिएगा। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आभार प्रकट करेंगे और हाथों पर अपनी रोशनी डालेंगे। और यहाँ स्लोली एग्जिटिंग फ्रॉम पोज, स्लोली। प्रॉपर पोस्चर में आ जाएंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो ये था हमारा आज का योग सेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम को डेडिकेटेड। फिर हम मिलते हैं
अगले सिस्टम को डेडिकेटेड करते हुए अगले थीम को। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।